तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेज में। देखिए, आज आप लोग का जो समावेशी शिक्षा का पेपर हुआ है ना, उसके आंसर की के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने नंबर बन रहे हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। देखो भाई, पेपर जो था ना वो अच्छे लेवल का पेपर था, मतलब ईजी टू मॉडरेट कर सकते हैं हम इसको। तो अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न क्या है कि निर्देशन में माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों माध्यम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये 1999 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं। तो ये अमेरिका एवं ब्रिटेन में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, तो फोर्थ क्या कर रखा कि साइको गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस ऑडियोमीटर क्या है का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, ये श्रवण बाधित के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कर रखा कि पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। तो ये संस्थान जो है उड़ीसा में स्थित है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि डिस्ग्राफिया संबंधित है। डिस्ग्राफिया जो है लेखन संबंधित विकार है, आपको पता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है कि सही दृष्टि कहलाती है। तो 6/6 की जो दृष्टि है वो सही दृष्टि कहलाती है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रखा है कि वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपकों की दशाओं की न्यूनता है। यह कथन किसका है, तो ये कथन गार्डनर जी का है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रखा है कि प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां होती हैं। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ना, उनकी इंद्रियां तीव्र होती हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा कि संगणक का संबंध है। तो देखो भाई, संगणक का जो संबंध है ना वो अनुदेशन से भी होता है और शिक्षण से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। और 11 क्वेश्चन में पूछ रखा है कि प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। तो जो मंद बुद्धि बालक है ना, उनका पहचान हम अवलोकन के माध्यम से कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परामर्श से संबंधित उपकरण है। तो देखो, जो परामर्श से संबंधित उपकरण होता है ना, वो हमारा संचित अभिलेख भी होता है, वो साक्षात्कार भी होता है, और वो आत्मकथाएं एवं निरीक्षण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है। तो ये कठोर उपकरण की श्रेणी में आता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रखा कि मंद बाधित जो बच्चे हैं उनका जो डेसिबल स्तर होता है। तो भाई, उनका जो डेसिबल स्तर होता है ना वो 55 से 69 dB होता है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रखा है कि टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है। तो जो टेलर फ्रेम का उपयोग है ना, इसका उपयोग गणित सिखाने के लिए और ऐसे बच्चों को गणित सिखाया जाता है जो दृष्टिबाधित होते हैं, समझ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अतुलघुत्री में। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके 15 विकल्पी में कितने विकल्पी सही हो रहे हैं। तो भाई यही मैटर करता है कि आपके कितने अच्छे परसेंट आएंगे। अगर आपका विकल्प अच्छा खासा सही है तो भाई परसेंट आपका बहुत अच्छा आने वाला है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ ये पेपर का लेवल भाई बहुत अच्छा था। ठीक है, ईजी नहीं कर सकते इसको, पेपर का लेवल अच्छा था। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, लेकिन जिन्होंने सीरीज का अध्ययन किया होगा ना, उनके लिए भाई पेपर बहुत अच्छा है। उनके लिए बस 2-3 ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जो आउट ऑफ मतलब सीरीज होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन सीरीज से ही हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग बस सीरीज का अध्ययन करिए। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ तो ये पूछा बुद्धि लब्धि का सूत्र। अब तो आपको पता है बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है MA/CA × 100 होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो जो अगला प्रश्न है वो कह रखा कि सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो देखो भाई, सांकेतिक भाषा उसी के लिए प्रयुक्त होता है जो बोल नहीं सकता है, और
सुन नहीं सकता है। समझ रहे हैं? देखो जो मतलब सुन नहीं सकता है ना, अक्सर आप देखे होंगे ना, जो मतलब गूंगा होता है वो बहरा भी होता है। रेयर केस में होता है कि मतलब वो सुन सके और बोल ना सके, लेकिन लगभग केस में यही होता है कि अगर वो गूंगा है तो वो बहरा भी होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करते हैं कि हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो जो अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने निःशक्त जन अधिकार की घोषणा कब की थी? तो भाई निःशक्त अधिकार की जो घोषणा की थी ना, वो हमारा घोषणा हुआ था 1975 में। और अगर मैं डेट की बात करूँ तो 9 दिसंबर 1975 में ये घोषणा हुई थी। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो काफ़ी लोग बच्चे ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए होंगे। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रखा कि निर्देशन के 2 उपकरण लिखिए। तो भाई निर्देशन के जो उपकरण है ना, आप उसको अपने ढंग से देखिए, साक्षात्कार भी लिख सकते हैं, आप प्रश्नावली भी लिख सकते हैं, और देखो काफ़ी चीज़ें हैं आप बना के लिख सकते हैं इसमें निर्देशन के उपकरण में। अगर हम क्वेश्चन नंबर मतलब 20 की बात करें तो जो 20 क्वेश्चन है वो क्या पूछा है कि AAMD का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म देखो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि देखो ऐसा फुल फॉर्म था ना जो सीरीज में भी आपको शायद ही मिले। तो ये चीज़ें, इसका फुल फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म जो है अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल आपका डिफिशियंसी, ठीक है, डिफिशियंसी। तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे मुझे पता है, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। तो देखो जो सृजनात्मकता के जो प्रमुख तत्व है ना, उसमें आप क्या लिख सकते हैं, उसमें आप प्रवाह लिख सकते हैं, आप उस मतलब फ्लुएंसी और लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता, और मौलिकता के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आप जैसे विस्तार में शामिल बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे पूछा है तो आप 2-3 चीज़ें लिख सकते हैं, वही आपके लिए इनफ होगा, क्योंकि 1 नंबर का पूछा है। तो आप प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ तो जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रखा है कि अपवंचन से आप क्या समझते हैं। तो देखो भाई, अपवंचन का मतलब ये होता है ना कि जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति मतलब समाज की जो मुख्य धारा बह रही है ना, जैसे समाज की जो भी मुख्य धारा बह रही है, मतलब समाज का जो स्थिति चल रहा है, जो समाज का रवैया चल रहा है, उससे अलग हो जाए। समझ रहे हैं आप? मुख्य धारा से भटक जाए, मुख्य धारा से अलग होने को ही क्या कहते हैं, अपवंचन। अपवंचन का मतलब बेसिकली आप समझ सकते हैं ना कि समाज से पिछड़ा रह जाए, वो मुख्य धारा समाज की धारा में ना चल पाए, मतलब कि वो गरीब रह जाए, पिछड़ा रह जाए। तो ये क्या है, अपवंचन होता है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ तो अगला प्रश्न क्या है कि शैक्षिक समावेशन से क्या तात्पर्य। तो देखो भाई, शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य ये है कि जब हम अलग अलग समूह के बच्चों को एक जगह बैठा के शिक्षा देते हैं, एक छत के नीचे शिक्षा देते हैं, तो क्या होता है, समावेशन शिक्षा शैक्षिक होता है। समझ? शैक्षिक समावेशन का मतलब यही है कि हम अलग अलग, जैसे कोई मतलब आर्थिक रूप से पिछड़ा है, कोई कैसे पिछड़ा है, तो सारे बच्चों को एक जगह पे शिक्षा देना, मतलब बिना किसी भेदभाव के, यही शैक्षिक समावेशन कहलाता है। तो इन चीज़ों को आप अपने शब्दों में बना के लिख सकते थे। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न क्या है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न था। ये जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसका शुरुआत जो है ना, ये 1992 से हुआ था। WHO ने 2013 से इसको क्या किया गया था, एक वैश्विक पैमाने पर अभियान चलाया था। तो ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, बस आपको डेट लिखना था। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न क्या पूछा, DSM का पूरा नाम। ये भी अच्छा प्रश्न था और बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये भी नया प्रश्न था, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, अगर मैं बात करूं, डायग्नोस्टिक, ठीक है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल, ठीक है, स्टैटिस्टिकल, और इसको लिख सकते हैं आप मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी बच्चों के लिए दिक्कत क्रिएट किया होगा क्योंकि भाई ये नया प्रश्न था और ये सीरीज में भी आपको देखने को नहीं मिलता। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थित है। तो जो मनोविज्ञान शाला है ना, ये 1947 में
कहाँ पे स्थित है? ये हमारे प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हुआ, तो ये प्रयागराज में स्थित है। ठीक है। और देखो आपके जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे थे उनके प्रश्न पत्र में बाल विकास में ये पूछा था कि प्रथम मनोविज्ञान शाला कब बनी थी, मतलब कहाँ स्थित है। तो जो मनोविज्ञान शाला प्रथम है ना, वो हमारे कोलकाता में स्थित है, मतलब पश्चिम बंगाल में। तो इसलिए आप चीज़ें ध्यान में रखिएगा, जब आपसे उत्तर प्रदेश की बात करें तब आप प्रयागराज की बात करेंगे, लेकिन जब आपसे भारत में पूछे तो भारत में पहला कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या है कि पर्यवेक्षण और निरीक्षण में अंतर बताइए। तो देखो भाई, जो पर्यवेक्षण होता है ना, पर्यवेक्षक पता है, पर्यवेक्षक जो होते हैं वो सुधार करने जाते हैं। जैसे कोई काम है, अगर वो काम मतलब कुछ चीज़ें, मतलब जो सिस्टम है वो अगर सिस्टम गलत चल रहा है तो उस सिस्टम को क्या करते हैं? सुधार करते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो ये चीज़ें सुधर जाएंगी। लेकिन जो निरीक्षण होते हैं, जब निरीक्षण करने आते हैं तो वो कमियां निकालते हैं। जैसे अगर किसी चीज़ का निरीक्षण करने कोई आता है तो क्या करता है कि अभी ये टाइम पे नहीं किए, अभी ये टाइम पे नहीं किए, मतलब अभी सिलेबस पूरा नहीं कंप्लीट हुआ, समझ रहे हैं? तो वो कमियाँ निकालने आता है, जबकि पर्यवेक्षण जो होता है वो सुधार करने के पर्पज़ से आता है। तो ये चीज़ें था, आप बना के लिख सकते थे इस चीज़ों को। बाकी मैं अगले प्रश्न की बात करूँ तो जो पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है? तो भाई देखो, जो पिछड़ापन मापने की इकाई होती है ना, वो होती है शैक्षिक लब्धि होती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आप किसी भी समाज में इस आधार पे नाप सकते हैं पिछड़ापन कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वहाँ पे शिक्षा का स्तर क्या है, वहाँ के लोगों की मानसिक जो मतलब मानसिक विकास है वो कितना हो पाया, मानसिक डेवलपमेंट कितना हो पाया, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। तो कई फैक्टर हैं जिसके कारण जो होता है आप पिछड़ापन माप सकते हैं। समझ रहे हैं आप चीज़ों को? अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ तो अगला प्रश्न क्या है कि पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार लिखिए। तो देखो भाई, पर्यवेक्षण के अगर 2 प्रकार की बात करें तो ये आप उपचारात्मक कर सकते हैं। पर्यवेक्षण का मतलब वही है ना कि आप जाके सुधार करें, और निर्माणात्मक कर सकते हैं, कोई चीज़ें मतलब गलत है तो उसको सही करवा सकते हैं। आप उपचारात्मक कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें पूछा, 2 चीज़ें आप लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ हॉलिंगवर्थ की एक पुस्तक का नाम, तो देखो भाई ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैंने गूगल से किया, क्योंकि देखो ये चीज़ें मुझे नहीं पता था, बाकी चीज़ें मुझे पता था, वो चीज़ें मैंने आपको बताया वो अपने नॉलेज के आधार पे बताया, जो चीज़ें मुझे पता था, और बाकी ये चीज़ें नहीं पता तो मैंने गूगल किया, तो गूगल पे यही बताया कि जो ये बुक है ना, ये साइकोलॉजी ऑफ द एडोलसेंट। ठीक है, तो ये बुक का नाम था। बाकी अगर ये सही हो या गलत हो, जैसा हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखो अब मैं चलता हूँ लघुत्तरी प्रश्न पे। तो लघुत्तरी प्रश्न लगभग बच्चे कर लिए होंगे, क्योंकि देखो ये पूछा ही क्या है, बालकों के शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारणों का उल्लेख कीजिए। आप लिख सकते हैं विद्यालयों में समावेशी शिक्षा प्रदान किए जाने में अध्यापक की भूमिका बताइए, लिख सकते हैं। अपराधी बालकों की उपचार विधियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। बाल जो अधिगम में निर्देशन और एवं परामर्श का महत्व, देखो भाई ये मस्ट क्वेश्चन है जो हर बार पूछता है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिला, आपको वेरी शॉर्ट में भी देखने को मिला, और आपको शॉर्ट टाइप में भी देखने को मिला। समझ रहे आप कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब मैं बात करूँ भारतीय पुनर्वास परिषद के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये भी चीज़ें आपने देखा, अभी विकल्पी में इस टॉपिक से प्रश्न आया था। शाब्दिक एवं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अंतर को समझाइए, आप लिख सकते हैं। छात्रों को निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियों का वर्णन कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लिख सकते हैं। अभिवृत्ति की 3 विशेषता लिखिए। और जो प्रमस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चों हेतु जो चिकित्सीय विधि का वर्णन कीजिए। तो देखो जो प्रमस्तिष्क होता है ना, हिंदी थोड़ा सा दिक्कत किया होगा, तो जो प्रमस्तिष्क का मतलब ये होता है ना कि ये तंत्रिका संबंधित विकार होता है, जिसमें मतलब लोगों को चलने फिरने में दिक्कत आती है, ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें आप कर सकते हैं भौतिक माध्यम से, व्यवसायिक माध्यम से, वाक्य एवं भाषा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, दवा के माध्यम से, काफ़ी माध्यम है जहाँ से आप इन चीज़ों का उपचार कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो जो मंद बुद्धि बालकों का
पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो भाई ये भी चीज़ें आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। देखो कई क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी बच्चे नहीं कर पाए होंगे, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बच्चे कर सकते थे। जिन्होंने अगर बुक पढ़ा है, अच्छे से नोट्स बनाया, तो उनके लिए सारा क्वेश्चन आसान था। लेकिन जिन्होंने बस सीरीज से अध्ययन किया उनके लिए 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्टी थे, वो भी 1 नंबर के। बाकी सारे क्वेश्चन सीरीज से थे। बाकी जो यूट्यूबर के टीचर थे भाई, उनसे पूछो क्या हाल है उनका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 50 आउट ऑफ कितने बन रहे हैं। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।